जय हिंद। करंट अफेयर्स डेली रिवीजन सीरीज़ में आज हमारा 6वां लेक्चर है। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे पंप एंड डंप स्कीम के बारे में, और फाइनली हम पढ़ेंगे ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। न्यूज़ क्या है? नवंबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे। नवंबर 16 को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 के नेशनल प्रेस डे की थीम क्या थी? चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 16 को। और 2024 के नेशनल प्रेस डे की थीम क्या थी? चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, और साथ ही साथ क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इसका काम क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉचडॉग के तौर पे काम करती है टू अपहोल्ड प्रेस फ्रीडम एंड एथिक्स इन इंडिया। हमारी कंट्री में प्रेस फ्रीडम को अपहोल्ड करने के लिए, प्रेस एथिक्स को अपहोल्ड करने के लिए वॉचडॉग के तौर पे काम करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरा क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। अच्छा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सबसे पहली बार सेटअप किया गया 1966 में। कब सेटअप किया गया? 1966 में सेटअप किया गया। किस एक्ट के तहत सेटअप किया गया? इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1965 के तहत इसको सेटअप किया गया। कौन सा एक्ट था? इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1965। और किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया? फर्स्ट प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इस फर्स्ट प्रेस कमीशन को हेड कर रहे थे जे.आर. मधोलकर। कौन हेड कर रहे थे? जे.आर. मधोलकर। फर्स्ट प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1966 में सेटअप किया गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अंडर इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1965। लेकिन इमरजेंसी के दौरान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और फिर एक बार फिर से दोबारा से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को रीस्टैब्लिश किया गया 1979 में, और 1979 में इसको रीस्टैब्लिश किया गया अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। तो आज की डेट में हमारी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको कब सेटअप किया गया? 1979 में। किस एक्ट के तहत? प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 के तहत। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन बड़ा सिंपल है। इसमें एक होते हैं चेयरमैन, और चेयरमैन कौन हो सकता है? कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज चेयरमैन बनाया जा सकता है। अच्छा, जो भी चेयरमैन बनाया जाता है उसको चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट करती है कमेटी, और कमेटी में कौन कौन होता है? राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, और एक रिप्रेजेंटेटिव आता है काउंसिल से। तो 3 मेंबर की कमेटी है। कौन कौन से 3 मेंबर्स हैं? एक तो राज्यसभा के चेयरमैन, दूसरा लोकसभा के स्पीकर, और तीसरा एक रिप्रेजेंटेटिव आता है काउंसिल का। ये 3 मेंबर की कमेटी नॉमिनेट करती है चेयरमैन को, और चेयरमैन किसे बनाया जा सकता है? किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को चेयरमैन बनाया जा सकता है। चेयरमैन के अलावा 28 मेंबर्स होते हैं, और ये जो 28 मेंबर हैं ये अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। चेयरमैन और मेंबर्स दोनों का ही टेन्योर कितना होता है? दोनों का ही टेन्योर होता है 3 साल। टेन्योर कितना होता है? 3 साल होता है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। एक तो ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ये न्यूज़पेपर्स की मदद करती है इन मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस। न्यूज़पेपर्स को हेल्प करती है उनको उनके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में। दूसरा, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने का भी काम किसका है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी इंश्योर करती है कि पब्लिक के बीच में हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। इट मेंटेन्स द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक टेस्ट ऑल्सो, और इसके अलावा सिटीजन्स के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस हो, वो भी फॉस्टर करने का काम, वो भी प्रमोट करने का काम किसका है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है। और फाइनली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी देखती है कि कोई ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से
न्यूज़ के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, न्यूज़ के फ्लो को रोका जा सकता है। तो मोटा मोटा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं? एक तो न्यूज़पेपर्स की मदद करना इन मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस, दूसरा जर्नलिस्ट के लिए, न्यूज़ एजेंसीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, तीसरा पब्लिक के बीच में हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, और चौथा ऐसे डेवलपमेंट्स को रिव्यू करना जिनकी वजह से न्यूज़ का फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स क्या हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने जाके आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हो फॉर वायलेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स और फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इन कंप्लेंट्स को रिसीव करने का काम और इन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करने का काम किसका है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लेंट्स को रिसीव भी करती है, इंक्वायर भी करती है फॉर वायलेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लेंट्स को इंक्वायर कर रही होती है तो विटनेसेस को समन कर सकती है, किसी भी एविडेंस को अपने सामने मंगवा सकती है, किसी पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी अपने सामने मंगवा सकती है, और न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ एजेंसीज को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को वार्निंग्स भी इश्यू कर सकती है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन फाइनल होता है, उस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन फाइनल होता है और उस डिसीजन को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये बातचीत है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कहानी क्या है। एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरा क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। सबसे पहली बार इसको सेटअप किया गया था 1966 में। किस एक्ट के तहत? इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1965 के तहत। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे इसको डिसॉल्व कर दिया गया था और दोबारा से इसको रीस्टैब्लिश किया गया 1979 में। किस एक्ट के तहत? प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 के तहत। कंपोजिशन क्या है? एक चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन हो सकता है? कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। चेयरमैन के अलावा 28 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स और चेयरमैन दोनों का ही टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 3 साल का। फंक्शंस क्या है? मोटा मोटा हमने देख ही लिए हैं। और पावर्स क्या हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लेंट्स को रिसीव भी कर सकती है, इंक्वायर भी कर सकती है फॉर वायलेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स, फॉर वायलेशन ऑफ या फिर फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और जब इंक्वायर करेगी तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विटनेसेस को समन कर सकती है, एविडेंसेस को अपने सामने मंगवा सकती है, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी अपने सामने डिमांड कर सकती है, और न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ एजेंसीज को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को वार्निंग्स भी इश्यू कर सकती है। और जो भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल होगा, उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अपील नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज पारागुआ बिकेम दी 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पारागुआ जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, इट बिकेम दी 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 99th मेंबर कौन बना? स्पेन बना था 99th मेंबर। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, इंडिया में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, इंडिया में। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया? इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली स्टैब्लिश किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में। यूनाइटेड नेशन की पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में COP21 में इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। कब? 2015 में स्टैब्लिश किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फोर्स में कब आई? 2017 में फोर्स में आई। बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट। किस चीज़ पे फोकस करती है ये? सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट पे फोकस करती है। आज की डेट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 119 सिग्नेटरीज हैं, जिनमें से 100 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया है। कौन एलिजिबल है? यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी मेंबर स्टेट्स एलिजिबल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इसके मेन रूल्स क्या हैं? एंश्योर एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। एनर्जी एक्सेस और सिक्योरिटी एंश्योर करना एक रोल है इसका। दूसरा, जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जितनी भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करना। तीसरा,
ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में पार्टनरशिप भी करती है। जैसे यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल गया इन द ईयर 2021, और इसके अलावा ये 9 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करती है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला कब? 2021 में। इसके प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं? एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्रामेटिक सपोर्ट। बेसिकली सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए सारा कामकाज करती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी एक स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या कहती है कि हम 2030 तक $1000 बिलियन मोबिलाइज करेंगे फॉर सोलर इन्वेस्टमेंट्स। 2030 तक हम $1000 बिलियन मोबिलाइज करेंगे सोलर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और इसके थ्रू 1 बिलियन लोगों के लिए एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। 1000 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी हम इंस्टॉल करेंगे, और 1000 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली हम मिटिगेट करेंगे, कम करेंगे बाय द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक असेंबली होती है। वो जो असेंबली होती है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। एक सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट को लीड करते हैं डायरेक्टर जनरल, और कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, रीजनल कमेटीज़ हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर मोटा मोटा देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, इंडिया में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली इसको इस्टेब्लिश किया। फोर्स में कब आई? 2017 में फोर्स में आई। ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के ऊपर। कितनी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है? 100 कंट्रीज ने। कौन एलिजिबल है? सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया यूनाइटेड नेशन में इन द ईयर 2021। प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं? एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्राम सपोर्ट। इसकी एक स्ट्रेटजी है जिसको बुलाया जाता है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, और इसके तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये कहना है कि 2030 तक हम $1000 बिलियन लेकर आएंगे, मोबिलाइज करेंगे इन सोलर इन्वेस्टमेंट, और इसके थ्रू 1 बिलियन लोगों को एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, 1000 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे, और 1000 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली मिटिगेट करेंगे, कम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक असेंबली है जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एक सेक्रेटरीट है जिसको लीड करते हैं डायरेक्टर जनरल, और इसके अलावा कमेटीज हैं। अभी तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? एक तो चलाया गया सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर क्यों चलाया गया? टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन सोलर टेक्नोलॉजी। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर कामकाज कर रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए चलाया गया सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। दूसरा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कि दुनिया भर में जितनी भी रीजनल पावर ग्रिड्स हैं उन सभी रीजनल पावर ग्रिड्स को कनेक्ट किया जाएगा और एक यूनिफाइड नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसके लिए लेकर आए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। फिर ग्लोबल सोलार फैसिलिटी, ग्लोबल सोलार फैसिलिटी को लाया गया सोलर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली इन अफ्रीका। और इसके अलावा ISA सोलर फेलोशिप फॉर मिड करियर प्रोफेशनल्स की भी शुरुआत की गई इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसके बारे में होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात आती है पंप एंड डंप स्कीम। अभी रिसेंटली सेबी ने कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर लगभग 7.5 करोड़ का फाइन लगाया बिकॉज वो लोग पंप एंड डंप स्कीम में इन्वॉल्व थे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंप एंड डंप स्कीम क्या है। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की एक टेक्निक है, एक टाइप है। पंप एंड डंप स्कीम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की एक टेक्निक है, एक टाइप है। होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक के जो प्राइसेस हैं उनको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। फॉल्स, गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके
स्टॉक के जो प्राइजेस हैं उनको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है ताकि वो जो स्टॉक्स हैं वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचे जा सकें। लेकिन ये सब कुछ कैसे किया जा रहा है? फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। मतलब इवेंचुअली जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान होने वाला है। ये जो मैनिपुलेशन की टेक्निक है, स्टॉक मार्केट को जो मैनिपुलेट किया जाता है, इसी को बुलाया जाता है पंप एंड डंप स्कीम। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना, बिकॉज स्कीम लिखा हुआ है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सरकार ने चलाई होगी, बट ये जो पंप एंड डंप स्कीम है ये क्या है? पंप एंड डंप स्कीम के तहत स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? स्टॉक के प्राइजेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है, आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। और जब इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है उसे घाटा होगा। सेबी की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि पंप एंड डंप स्कीम्स आर कंप्लीटली बैंड, इनको पूरे तरीके से बैन किया गया है। एक टर्म और है, ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स। ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स क्या होते हैं? ऐसी कंपनीज जो सिर्फ ऑपरेट कर रही होती हैं, जिनके पास में सिर्फ इतना पैसा है कि वो फंक्शन कर सकती हैं, बट वो ग्रो नहीं कर रही होती हैं, वो कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर रही होती हैं, वो कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती हैं। ऐसी कंपनीज जिनके पास में सिर्फ इतना ही पैसा है, जस्ट उतना ही पैसा है कि वो ऑपरेट कर सकती हैं मार्केट में, लेकिन एक्चुअल में ना तो ग्रो कर रही होती हैं, ना कोई रेवेन्यू बना रही होती हैं। इतना कमा लेती हैं कि ऑपरेट करती रहें, लेकिन इनके पास में कोई एक्सेस कैपिटल नहीं होती है, इनके पास में कोई ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं होता है, और लगभग इंसॉल्वेंसी के आसपास होती हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी नीचे जाएंगे तो इंसॉल्वेंसी आ जाएगी। ऐसी कंपनीज को बुलाया जाता है ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स। ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स को वॉकिंग डेड कंपनीज भी बुलाया जाता है। ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स को वॉकिंग डेड कंपनीज भी बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू वेरी मच।